हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एल के तिवारी। आज राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रजातंत्र की अवधारणा पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। प्रजातंत्र के अंतर्गत प्रजातंत्र के अर्थ, परिभाषा, प्रकार, गुण या इसकी विशेषता भी कहते हैं, दोष, प्रजातंत्र की कौन कौन से चुनौतियाँ हैं, सफलता के कौन कौन से शर्त हैं, इन सब चीज़ों पर जो है संक्षेप में जो है मैं यहाँ आज चर्चा करूँगा। सबसे पहले आप देखते हैं प्रजातंत्र क्या है। इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे कुछ विभिन्न तरह के जो दुनिया भर में शासन व्यवस्था देखने को मिलती है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लें कि अगर शासक की संख्या एक होती है तो ऐसे को में जो है और वह शासन जो है सामान्य हित के लिए वह शासन है तो उसको हम राजतंत्र कहते हैं। और इधर जो है अगर वह सामान्य हित में नहीं है तो उसको अधिनायक तंत्र, निरंकुश तंत्र, तानाशाही या आताताई तंत्र ये कहते हैं। ये सत्ता का एक व्यक्ति के शासन के सत्ता का विकृत रूप है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। कुछ व्यक्ति का अगर शासन होता है तो वह कुलीन तंत्र या अभिजात तंत्र कहलाता है। यह सामान्य जनता के हित के अनुकूल होता है यह शासन, लेकिन वह जब विकृत रूप हो जाता है तो गुट तंत्र, वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से बहुसंख्यक व्यक्तियों के शासन को संयत प्रजातंत्र या संवैधानिक तंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। वहीं पर जो है जो यहाँ पे अगर वह विकृत हो जाता है तो उसको जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, भीड़तंत्र सामान्यतः अरस्तू ने कहा है, इसको हम कहा जाता है। तो ये सामान्यतः वर्गीकरण जो है जो किसका था, लगभग अरस्तू ने जो है जो शासन का या संविधान का वर्गीकरण किया है। एक्चुअली वो शासन का वर्गीकरण है जिसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे हमने गणतंत्र को इसी जगह रखा है। इसका मतलब यहाँ पे ये भी और क्लियर कर लेना है कि प्रजातंत्र कहें, जनतंत्र कहें, लोकतंत्र कहें, ये सभी एक है और गणतंत्र अलग है। अक्सर में क्या होता है कि राजतंत्र में जो है वंशानुगत उसके शासक होते हैं, उसको राजतंत्र कहते हैं। और जब वहाँ का शासक जो है मुख्य देश का मुख्य शासक जनता के प्रतिनिधि होते हैं यानी जनता द्वारा चुने हुए होते हैं, उसको गणतंत्र कहा जाता है। जैसे हमारे भारत में जो है यानी पूरे देश का 26 जनवरी 1950 को जो है यानी गणतंत्र हुआ, यानी शासन की पूरा बागडोर जो है राष्ट्रपति के हाथ में चला गया, तो वो गणतंत्र होता है। तो यहाँ पे राजतंत्र में अक्सर वंशानुगत होगा और गणतंत्र में वंशानुगत नहीं होगा। इस चीज़ पर ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। और जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र सभी को सामान्यतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक ही अर्थ हम लगाएंगे। इसमें से दो तरह की प्रजातंत्र व्यवस्था देखने को मिलती है। एक तो है उदारवादी प्रजातंत्र, दूसरा है साम्यवादी प्रजातंत्र। दोनों व्यवस्था में प्रजातंत्र का जो मूल आधार यह है कि जनता जो है वह अपने प्रतिनिधि को चुनती है। तो ये उदारवादी लोकतंत्र में भी चुनते हैं और साम्यवादी में भी चुनते हैं। साम्यवादी व्यवस्था में तो विधायिका और कार्यपालिका यहाँ तक कि न्यायपालिका को भी ये लोग चुनते हैं। तो ये सबसे बड़े अपने आप को प्रजातांत्रिक बताते हैं। तो इस तरह से देखने को, लेकिन हम यहाँ पे जो चर्चा करने जा रहे हैं वो सामान्यतः जो उदारवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसके बारे में कहेंगे, क्योंकि इसमें विकल्प का प्रावधान होता है। इसमें राजनीतिक दल दो या दो से अधिक दल होते हैं, लेकिन साम्यवादी देशों में विकल्प नहीं होता। एक ही में से व्यक्ति रहते हैं साम्यवादी दल के और उसी को चुनना पड़ता है। इसलिए कई लोग इसको जो है प्रजातंत्र मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जनता को चुनने के लिए विकल्प का होना बहुत ही जरूरी है। तो इसी को जो है जो आगे और देखते हैं, वही चीज़ें जो है अरस्तू ने संविधानों का जो वर्गीकरण किया है वह एक्चुअली वो शासन व्यवस्था का वर्गीकरण है। राजतंत्र में जो है एक व्यक्ति के शासन हाथ रहता है और जन कल्याण के लिए करता है और उसके शुभ चीज़ पे ध्यान रखता है। वही उसी का विकृत रूप अधिनायक तंत्र होता है। वह एक व्यक्ति के हाथ में तो होता है लेकिन वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए शासन करता है। कुलीन तंत्र कुछ व्यक्तियों का शासन होता है और इसमें जन कल्याण की दृष्टि से यह शासन किया जाता है। जबकि वह विकृत रूप हो जाता है तो उसको धनिक तंत्र कहते हैं और वह अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए शासन करता है। उसी तरह से संयत प्रजातंत्र जो है, जो उसको अरस्तू ने जो है पॉलिटी कहा है, उनका सार होता है सारी जनता के हित में किया जाने वाला शासन, यानी शासन की सत्ता जनता में निहित होती है। उसको हम संयत प्रजातंत्र अरस्तू ने कहा है। सामान्यतः यह प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र को अरस्तू ने जो है जो उसको नाम दिया जिसको भीड़तंत्र भी कहा है। जब संयत प्रजातंत्र में जो है निर्धनों की संख्या बढ़ जाती है तब वह
अतिवादी प्रजातंत्र भीड़तंत्र में बदल जाता है। इस तरह से इसने वर्गीकरण करके शासन के या संविधानों का वर्गीकरण किया। एक्चुअली ये शासन का वर्गीकरण करके जो है स्पष्ट करने की कोशिश। मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा कि राजतंत्र क्या है, अधिनायक तंत्र क्या है, कुलीन तंत्र क्या है, गुटतंत्र क्या है, जनतंत्र क्या है, प्रजातंत्र क्या है, और प्रजातंत्र में जो है जनतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है, इनकी एक संक्षिप्त हम यहाँ पे परिचय करेंगे। आगे हम अब प्रजातंत्र के अर्थ को देखेंगे, प्रजातंत्र क्या है। तो सामान्यतः जो है प्रजातंत्र का जो मुख्य अवधारणा वो क्या है कि राज्य की संपूर्ण शक्ति का स्वामी जनता है, कोई व्यक्ति या समूह या कोई वंश नहीं होता है। प्रजातंत्र डेमोक्रेसी शब्द से बना है, डेमो और क्रेसिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जनता और दूसरा का अर्थ होता है शासन। यानी पूरा है प्रजातंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता की शक्ति या जनता का शासन से लगाया जाता है। लेकिन प्रजातंत्र में सिर्फ जनता का शासन, जैसे हम अभी पहले बताएं प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र को एक ही मानेंगे, और इसके अंतर्गत यह होता है कि इसमें ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनहित सर्वोपरि होता है। प्रजातंत्र में जनहित को सर्वोपरि माना जाता है। और इसके साथ साथ यह देखते हैं कि प्रजातंत्र सिर्फ शासन का एक प्रणाली ही नहीं है, बल्कि यह राज्य और समाज का भी एक रूप है। राज्य के रूप में प्रजातंत्र जनता के शासन करने और उसे नियंत्रित करने और उसे हटाने की शक्ति है। समाज के रूप में प्रजातंत्र जो है एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समानता का विचार और व्यवहार प्रबल होता है। आर्थिक रूप से प्रजातंत्र वह है जिसमें कि आर्थिक समानता पर बल दिया जाता है। प्रजातंत्र जीवन की एक शैली है। तो इस तरह से प्रजातंत्र के कई रूप देखने को मिलता है। और आगे हम देखते हैं कि प्रजातंत्र की कुछ परिभाषा को ले लें तो प्रजातंत्र की परिभाषा में जैसे अरस्तु ने कहा बहुतों का शासन प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहा जाता है, उसी तरह से यहाँ पे अब्राहम लिंकन की परिभाषा बच्चों के मुंह पे रहता है कि प्रजातंत्र को जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। ये है एक परिभाषा। उसी तरह से जो है इन सारी परिभाषाओं का जब हम अवलोकन करेंगे तो निष्कर्ष में हमको यही मिलेगा कि जनता का प्रतिनिधित्व, प्रजातंत्र में का जो मूल क्या होता है कि उसमें जनता का प्रतिनिधि होता है और जनता के सार्वजनिक हितों का रक्षण वह करता है, और वह जो प्रतिनिधि होते हैं वो बराबर जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। तो ये प्रजातंत्र की कुछ यहाँ परिभाषा आप चर्चा किए। प्रजातंत्र या लोकतंत्र की जो अवधारणा है वो अलग अलग, जैसे शुरू में ही बताया कि लोकतंत्र का पुरातन जो उदारवादी सिद्धांत है वह लोकतंत्र उस व्यवस्था को बोलते हैं जिस व्यवस्था में स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, इन सब अवधारणाओं पर बहुत बल दिया जाता है। वहीं पर जो है अभिजन का, लोकतंत्र का अभिजनवादी जो सिद्धांत है वह उनका कहना है कि अभिजन सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखता है और उस व्यवस्था में जो है अभिजन का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये कुछ व्यक्तियों का, जिसको इलिट वर्ग भी कहा जाता है। और बहुलवादी सिद्धांतवादी जो कहते हैं कि वो प्रजातंत्र में जो है जो विभिन्न जो समूह होते हैं वो समूह पूरे व्यवस्था को नियंत्रित करता है। वहीं जो है प्रतिभागी लोकतंत्र का सिद्धांतवादी जो विचारक हैं या सोच समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि नागरिक राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हो, सामूहिक समस्या में निरंतर रुचि दिखाएगा, तभी सच्चे वो लोकतंत्र वहाँ देखा जाएगा। मार्क्सवादियों का जो है कहना है कि लोकतंत्र की जो सामान्य व्यवस्था है उसको पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं और यह जो है संपन्न वर्गों का शासन व्यवस्था है लोकतंत्र। जबकि लोकतंत्र, जनतंत्र या लोकतंत्र तब होगा जब मार्क्स जबकि आर्थिक रूप से सभी को समान अधिकार मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे लोकतंत्र की जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उस पे हम यहाँ थोड़ा सा चर्चा किए हैं। अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं, सामान्यतः जो विशेषताएं हैं वही इसके गुण होते हैं कि लोकतंत्र जो है कि जैसे मैंने बताया पहले ही कि लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, न्याय के सिद्धांत ये सब आधारित हैं। तो ये सब इनके गुण और विशेषताएँ भी आएगा कि लोकतंत्र की पहली विशेषता हम बता सकते हैं कि उत्तरदायी शासन होता है। ये जनता के प्रति शासक उत्तरदायित्व होता है। इसमें समानता पर आधारित है, सभी के साथ बराबर अधिकार का प्रयोग किया जाता है। भले ही विशेष परिस्थिति में विशेष कुछ लोगों को समान बनाने के लिए कुछ अधिकार विशेष दिया जा सकता है। स्वतंत्रता के ये पोषक होते हैं। कानून का शासन होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। लिखित संविधान होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। तो ये सारी इनकी हम विशेषताओं को गिनाए हैं। आगे और हम देखते हैं कि लोकतंत्र के जो प्रकार हैं, सामान्यतः लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष
लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि राज्य के निवासी सार्वजनिक विषयों पर प्रत्यक्ष रूप से स्वयं विचार विमर्श करते हैं, नीति का निर्धारण करते हैं, विधि का निर्माण करते हैं। ऐसे व्यवस्था को प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी विधायन कार्य में खुद जनता जब भाग लेती है तो उसको जो है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक नमूना बताएं कि वो खुद जो है हाथ खड़ा करके या जैसे भी है मतदान करता है। तो ये स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटोन में ये व्यवस्था देखने को मिलती है। और भारत के जो पंचायती राज व्यवस्था उसमें ग्राम सभा की जो बैठक होती है साल में 2 बार, तो उसमें जो है जो गांव के विकास के लिए खुद विधि बनाती है, इसलिए वहाँ पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र देखने को मिलता है। लेकिन वर्तमान समय में इतनी बड़ी जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है, इसलिए उसकी जगह अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र भी कहा जाता है। और इसमें जो है जो जनता क्या करते हैं कि कुछ निश्चित समय अवधि के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वह विधायिका बनती है और वह विधि का निर्माण करती है। तो इस तरह से जो है व्यवस्था चुनाव के लिए जो है, जैसे आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा हम चुनाव करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के रूप हो गए। तो अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के गुण और कौन कौन से दोष हैं। गुण की चर्चा हम विशेषता में भी किए, फिर भी हम यहाँ अलग से कर देते हैं कि इसमें मानव के उच्च मूल्यों पर यह आधारित होता है। उच्च मूल्य क्या है? समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये सब जो कुछ उच्च मूल्य हैं उस पर यह आधारित होता है। लोक कल्याण पे बल दिया जाता है इस तरह की व्यवस्था में। इसमें राजनीतिक शिक्षण मिलता है, बार बार चुनाव होने से लोगों में राजनीतिक चेतना या राजनीतिक शिक्षा मिलती है। राष्ट्र प्रेम की भावना का इसमें विकास होता है। हिंसात्मक क्रांति का न्यूनतम संभावना होती है, क्योंकि हर 5 साल 4 साल अलग अलग देशों में जो भी समय रहे वहाँ पे जाके चुनाव होता है, तो हिंसात्मक क्रांति का न्यूनतम संभावना होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसमें मिलती है। सामान्य चरित्र का निर्माण होता है, सभी के साथ समान व्यवहार करने से सभी के सामान्य चरित्र का निर्माण होता है। समान कानून होता है। आम जनता की शासन में भागीदारी लेने की इसमें व्यवस्था होती है। जनता में उत्साह होता है। अमीर गरीब सभी मतदान के समय जो है एक ही कतार में खड़े हो जाते हैं, तो उसके अंदर होता है कि यह शासन व्यवस्था हमारी शासन व्यवस्था है। तो ये सब इसके गुण हैं। लेकिन इसके कुछ दोष भी गिनाए जाते हैं आलोचकों द्वारा। इनके गुणों की अपेक्षा इसमें जो है जो संख्या पर बल दिया जाता है। जो जिसकी अधिक संख्या होती है वही प्रतिनिधि जीत जाते हैं, या अयोग्यों का जो है या शासन कहा जाता है इसको। उसी तरह से सार्वजनिक समय और धन का जो है व्यय बहुत होता है, क्योंकि हर 5 साल में चुनाव होने से जो है अधिक से अधिक धन चुनाव पे खर्च होता है। धनिकों का वर्चस्व हो जाता है, जिसके क्योंकि चुनाव में इतने अधिक खर्च होते हैं कि गरीब चुनाव में सहभागिता नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको धनिकों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। और बहुमत का तानाशाही, जिस पार्टी को बहुमत मिल जाता है उसकी तानाशाही स्थापित हो जाए, ऐसे इस पे आरोप लगाए जाते हैं, यानी प्रजातंत्र पे। आगे हम देखते हैं कि प्रजातंत्र की कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे गरीबी है, अशिक्षा है, सामाजिक असमानता है, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, अलगाववाद, जातिवाद, आतंकवाद, लैंगिक भेद, भ्रष्टाचार, राजनीति, ढेर सारी जो है जो प्रजातंत्र के समक्ष एक चुनौतियां हैं। और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए जैसे भारत जैसे देशों में कई तरह के कदम भी उठाए हैं कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए हैं, साक्षरता कार्यक्रम करें, लोगों में वोट देने में प्रोत्साहन हो, जैसे पिंक बूथ महिलाओं के लिए अलग से स्थापित करना, लोगों को सही उम्मीदवार चुनने के लिए मतदाता को जागरूक करते हैं, बुद्धिमान और शिक्षित लोगों के नेतृत्व में की भूमिका पर बल दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, सांप्रदायिकता का उन्मूलन किया जाता है, निष्पक्ष और जिम्मेदार मीडिया सुनिश्चित की जा रही है, निर्वाचित सदस्यों के कामकाज की निगरानी करना भी आवश्यक है। इसी में जैसे हर कार्य को हम सूचना के अधिकार से प्राप्त कर सकते हैं, कौन क्या कर रहा है। लोकसभा और विधानसभा में जिम्मेदार विपक्ष का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें जो है जो लोकतंत्र में सुधार के एक तरीके भी हैं। आगे और हम देखते हैं कि हमारे लोकतंत्र के समक्ष जो बहुत सारी चुनौतियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए। तो गरीबी को दूर किया जाने के लिए रोजगार की व्यवस्था करे, शिक्षा पर जोर दे, आर्थिक और सामाजिक असमानता दूर करने की योजना बनाए, क्षेत्रवाद को बढ़ावा न दिया जाए, भाषावाद का बढ़ावा न दिया जाए, संप्रदायवाद को बढ़ावा न दिया जाए, अलगाववाद समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ, जातिवाद को बढ़ावा न दिया जाए, आतंकवाद की समाप्ति पर
ठोस कदम उठाया जाए, लैंगिक भेद को समाप्त कर पर ठोस कदम उठाया जाए, भ्रष्टाचार समाप्ति पर ठोस कदम उठाया जाए, राजनीति का अपराधीकरण की समाप्ति पर भी ठोस कदम उठाया जाए। तो ये सब चीज़ अगर हम करें, क्योंकि ठोस कदम हम कोई विशेष उपाय इसलिए नहीं सुझा रहे हैं कि इसकी जो है जो एक हर देश परिस्थिति में इसके अलग अलग उपाय हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ अच्छे से काज करने से लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं वह दूर होगा और लोकतंत्र और सशक्त होगा। यहाँ पे है कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक कुछ शर्त है, इसका हमें पालन करना चाहिए। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से जो है हम लोकतंत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। आर्थिक समानता अगर ला दें तो मतदाता बिक नहीं सकते, और ऐसी स्थिति में जो है यानी लोकतंत्र और मजबूत होगा। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है, और वहाँ पर जो है इस पर बढ़ावा दिया जाना। इसके अतिरिक्त उच्च राजनीतिक चेतना, कानून का शासन, नागरिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव, स्वस्थ दलबंदी, सैन्यवाद का अभाव, ये सारे लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तें हैं।